दोस्तों, किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि ना मुझे दर्द चाहिए, ना मुझे दावा चाहिए, ना मुझे दर्द चाहिए, ना मुझे दवा चाहिए, मुझे तो सिर्फ तेरे दुपट्टे की हवा चाहिए। आज की जो ये कहानी है कुछ ऐसा ही है। होता क्या है कि एक लड़का था जिसका बड़े ही धूमधाम से शादी होता है, और जब शादी हो जाता है तब वो अपनी दुल्हनिया को विदाई करके अपने साथ घर ले जाता है। और दोस्तों, उसकी जो सास थी वो भी उसके साथ चली जाती है, क्योंकि दोस्तों जो उसकी बेटी थी इकलौती थी। और हमारे यहाँ एक रिवाज होता है कि जब कोई लड़की पहली बार विदाई होकर के अपने ससुराल जाती है तो मायके से किसी न किसी को उसके साथ जाना होता है। तो दोस्तों, उसका कोई दूसरा भाई वगैरह तो था नहीं, जिसके कारण जो उसकी माँ थी वही उसके साथ चली जाती है। और जाने के बाद जब रात होता है तो जो दुल्हन थी वो अपने कमरे में से सजा के बैठी हुई थी, और जो माँ थी ठीक उसके बगल वाली कमरे में लेटी हुई थी। तब तक आधी रात को जो उसका दामाद था वो पी खा करके अपने सास के ही कमरे में चला जाता है। और दोस्तों, जब चला जाता है तो उसके और उसके सास के बीच में कुछ ऐसा अनोखा खेल होता है कि जिसके बारे में यदि आप लोग जानिएगा तो आप लोगों का होश उड़ जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप लोग इस कहानी के पूरे घटनाक्रम के विषय में विस्तार पूर्वक से जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि दोस्तों आज की जो कहानी है ये बहुत ही रोचक और दमदार होने वाली है, और इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मेरा हौसला बढ़ता रहे और नए नए आपको वीडियो मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, घटना की शुरुआत करते हैं। बताते हैं ये घटना है कहाँ की। साल 2005 की यह घटना है। यूपी का एक जिला लगता है बहराइच, और उसी बहराइच में एक छोटा गांव पड़ता है नरहलपुर, और इसी नरहलपुर की यह घटना है। दोस्तों, एक बेहद ही खूबसूरत महिला थी जिसका नाम सुषमा देवी था। सुषमा देवी की दोस्तों एक इकलौती बेटी थी, वो भी बहुत खूबसूरत थी, जिसका नाम चांदनी था। अब होता यह है दोस्तों, चांदनी दोस्तों शादी के योग हो चुकी थी, और उसकी शादी का चिंता अब सुषमा देवी को सताने लगा था। सुषमा देवी का कोई बेटा या बेटी नहीं थी, सिर्फ चांदनी ही अकेली थी। और दोस्तों, जो चांदनी थी वो अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई को कंप्लीट करके घर पे काफ़ी दिनों से बैठी हुई थी। और जो सुषमा देवी थी उनकी उम्र तकरीबन 50 से 55 साल के करीब था, लेकिन उस उम्र में भी वो काफ़ी नौजवान और खूबसूरत दिखती थी। और पति का मृत्यु काफ़ी समय पहले ही हो चुका था, जिसके कारण उसकी सारी आवश्यकताएं अभी बाकी थी, जो उसके पति उसको ढंग से पूरा नहीं कर पाया था। इसलिए वो अपनी हमेशा जरूरत और आवश्यकताओं को पूरा करने में लगी रहती थी। लेकिन वो सोचती थी कि कहीं अगर दूसरी जगह घर के बाहर काम करेगी तो उसकी बदनामी हो जाएगी। फिर दोस्तों, एक दिन जो सुषमा देवी थी उसको एक लड़के के बारे में पता चलता है। जो लड़का था दोस्तों वो सुषमा देवी के गांव के बगल का ही रहने वाला था। उसका नाम पंकज था। पंकज हरियाणा में राजमिस्त्री का काम किया करता था, और वह भी अपने माता पिता का इकलौता ही संतान था। और उसके माता पिता भी इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे। माता पिता का देहांत काफी समय पहले हो चुका था, जिसके कारण अब वह शादी करना चाहता था। और वह सोचता था कि अगर उसकी शादी हो जाएगी तो घर में काम काज करने वाले और समय पे खाना पीना बना कर देने वाली एक पत्नी आ जाएगी, तो उसका घर गृहस्थी चलता रहेगा। इसलिए वो शादी करने के लिए काफ़ी दिन से व्याकुल था। फिर दोस्तों, उसके बाद जो सुषमा देवी थी जो पंकज के बारे में अच्छे तरीके से पता लगाकर एक दिन उसके घर पर उसे देखने के लिए जाती है। जो पंकज था उस समय हरियाणा से अपने घर पे आया हुआ था। और जब जाती है और जब पहली बार उसकी मुलाकात पंकज से होती है तो उसको देखते ही वो उसे पसंद कर लेती है। फिर उसके बाद जो सुषमा देवी थी वो पंकज की शादी के बाद पंकज के चाचा चाची से करती है, क्योंकि पंकज के माता पिता का तो पहले ही देहांत हो चुका था, और उस समय उसके चाचा चाची उसके गार्जियन बने हुए थे। उसके बाद जो पंकज के चाचा चाची थे वह पंकज की शादी सुषमा की बेटी चांदनी के साथ करने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर दोस्तों, जो सुषमा देवी थी वह शादी विवाह का जो दिन तारीख होता है सब कुछ वहीं पे तय करके घर पे चली आती है। और जब घर पे आती है तो ये बात अपनी बेटी चांदनी को बताती है, और जब चांदनी अपनी शादी की बात को सुनती है तो अभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद दोस्तों, सुषमा देवी अपनी बेटी की चांदनी की शादी की तैयारी में लग जाती है। कुछ दिनों के बाद जो पंकज था वो बड़े ही धूमधाम के साथ बारात लेकर के सुषमा देवी के दरवाजे पे चला आता है। और जब आता है तो बड़े ही अच्छे ढंग से दोस्तों उसकी शादी चांदनी के संग हो जाती है। लेकिन दोस्तों, जब बारी आती है सुबह में विदाई का, तो जो सुषमा देवी थी वो अपने दामाद पंकज से कहने लगती है कि बेटा, तुम्हें तो मालूम ही है कि चांदनी मेरी इकलौती बेटी है, और मेरा कोई दूसरा बेटा भी नहीं है जो कि चांदनी के साथ ससुराल जाए, और घर पर सिर्फ और सिर्फ अकेली मैं ही हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी के साथ उसके ससुराल जाऊँ। उसके बाद दोस्तों, जब पंकज अपनी सास की इन बातों को सुनता है तो वह कहता है कि हाँ हाँ सासू माँ, क्यों नहीं, आप क्यों नहीं जा सकती हैं। मानता हूं कि आप घर पे अकेली हैं, और आपकी जो बेटी है वो एक लौती है, और उसके साथ ससुराल जाने वाला कोई नहीं है, तो आप बेफिक्र होकर के चल सकती हैं। चलिए, मुझे इसको लेकर के कोई एतराज नहीं है। उसके बाद दोस्तों,
जो सुषमा देवी थी वह अपने दामाद के कहे जाने के बाद अपनी बेटी चांदनी के साथ विदा होकर के ससुराल चली जाती है। अब दोस्तों उसके बाद जब पंकज अपनी दुल्हनिया के साथ सास को लेकर के चला जाता है और दोस्तों जब वह अपने घर पहुंचता है तो पूरे गांव में हल्ला हो जाता है कि जो पंकज है वह अपने साथ अपने सास को भी विदा करके लाया है। फिर दोस्तों गांव के सभी लोग वापस में एक दूसरे से बात विचार करने लगते हैं और फिर जो घर की औरतें दुल्हन आने के बाद जो रस्मो रिवाज करती हैं वो सब अपना रस्मो रिवाज पूरा करती हैं और दुल्हन के साथ साथ उसके माँ का भी स्वागत किया जाता है और फिर इन दोनों को एक साथ गृह प्रवेश कराया जाता है। उसके बाद दोस्तों जो दुल्हन थी वह अपने कमरे में जा करके अपनी पहली रात की सेज सजा कर एक लंबा सा घूंघट लेकर बैठ जाती है और जो उसकी माँ थी ठीक उसके बगल वाले कमरे में जा करके सो जाती है, क्योंकि शादी विवाह को लेकर के उसको काफ़ी ज़्यादा थकान हो चुकी थी, जिसके कारण दोस्तों वह जाते ही के साथ गहरी नींद में सो जाती है। और इसके बाद दोस्तों जो पंकज था उसके सभी यार दोस्त बोलने लगते हैं, अरे यार पंकज, आज तुम अपनी दुल्हनिया को घर लाए हो और तुम्हारी शादी हुआ है, इसलिए पार्टी शादी तो बनता है। फिर दोस्तों जो पंकज था वह अपने यार दोस्तों के कहने पर एक बहुत ही धमाल पार्टी का आयोजन करता है और दोस्तों उस पार्टी में वो अपने यार दोस्तों के साथ गांव के सभी लोगों को उस पार्टी में आने के लिए न्योता देता है। फिर दोस्तों रात के समय में सभी लोग इकट्ठे मिलकर बहुत ही धूमधाम से उस पार्टी का आनंद लेते हैं और पंकज दोस्तों उन लोगों के साथ पार्टी साथी करने में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता है कि आज उसका पहला रात है और आज उसकी पत्नी उसके कमरे में इंतजार कर रही है। फिर दोस्तों जब तकरीबन रात के 12 बज जाते हैं उसको याद आता है कि उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही है, तो दोस्तों वह उसी अवस्था में लड़खड़ाते हुए अपने घर के अंदर आता है और दोस्तों जैसे ही घर के अंदर आता है तब तक लाइट कट जाती है, जिसके कारण घर में चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। और दोस्तों जो पंकज था उसको कुछ सूझबूझ ही नहीं था कि उसकी पत्नी किस कमरे में है। फिर दोस्तों वह गलती से अपने सास के ही कमरे में चला जाता है और जब जाता है तो उसकी सास की नींद खुल जाती है और वह भी दोस्तों अपने पलंग पर उठ करके बैठ जाती है। लेकिन दोस्तों कमरे में इतना ज़्यादा अंधेरा था कि पंकज को दिखता नहीं है कि पलंग पे कौन बैठा है। लेकिन दोस्तों जो उसकी सास थी वो समझ जाती है कि उसका सास उसके कमरे में आ चुका है और फिर दोस्तों जो सुषमा देवी थी वो बिना शोरगुल किए ही अपने दामाद का स्वागत करती है और जो पंकज था उसे तो कोई सूझ बूझ ही नहीं था कि वह कहाँ पे आया है। और इधर दोस्तों अंधेरा भी बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण वो समझ नहीं पाता है कि जो सुषमा देवी है वो उसकी पत्नी है या सास है। दामाद जी आपको आने में इतना देरी क्यों हो गई और आ ही गए हैं तो मेरी भी उम्मीद पूरा कर दीजिए। फिर दोस्तों जो पंकज था वह उसी अवस्था में अपने सास के साथ कार्यक्रम करने लगता है और दोस्तों जब एक बार सुषमा देवी अपनी मनोकामना अपने दामाद के साथ मिल के पूरा कर लेती है, फिर दोस्तों वह अपने दामाद का हाथ पकड़ करके उसको अपनी बेटी के कमरे में ले जा करके छोड़ आती है। उसके बाद दोस्तों जब पंकज अपनी पत्नी के कमरे में जाता है और जा करके लेटता है तो दोस्तों वो गहरी नींद में सो जाता है। उसके बाद दोस्तों चांदनी जब अपनी पति को उस अवस्था में देखती है तो देखते ही रह जाती है और सोचने लग जाती है कि मैं कब से इसका बैठ के इंतजार कर रही हूँ और जब यह आया है तो आकर ही आते ही गहरी नींद में सो गया। आज की रात तो एकदम बेकार हो गई। उसके बाद दोस्तों वे भी वहीं बगल में ही सो जाती है। उसके बाद दोस्तों जब सुबह होता है तो पंकज अपनी पत्नी के कमरे से निकल करके बाहर चला जाता है और जो चांदनी थी वो भी अपना फ्रेश होने के लिए चली जाती है और जो सुषमा देवी थी उसको रात में इतना ज़्यादा थकान हो चुका था कि वो सोई के सोई रह जाती है। और उधर से दोस्तों जब चांदनी फ्रेश हो करके अपनी माँ सुषमा देवी के कमरे में आती है तो देखती है कि उसकी माँ अभी भी गहरी नींद में सोई हुई है, तो वो उसे जगाती है और कहती है कि माँ तुम कितना सो रही हो, काफ़ी दिन निकल चुका है और तुम अभी तक सो रही हो। उसके बाद दोस्तों जो सुषमा देवी थी वो भी नींद से जागती है और जागने के बाद फ्रेश होने के लिए चली जाती है और जब फ्रेश होकर के आती है तो वह किचन घर में जाकर अपने दामाद और बेटी का खाना पकाने लगती है। और दोस्तों जब रात होता है तो उस रात जो पंकज था वो एकदम फ्रेश मूड में था और जब आधी रात होता है तो अपनी पत्नी चांदनी के कमरे में जाता है और जब जाता है तो चांदनी उसी अवस्था में एक लंबा सा घूंघट लेकर पलंग पर बैठी हुई थी। तो पलंग जाते के साथ ही चांदनी से पूछने लगता है कि अरे आज तुमको क्या हो गया है कि लंबा सा घूंघट लेकर के बैठी हो। तो जो चांदनी थी वो पंकज से बोलने लगती है कि कल आप काफ़ी देर रात को आए और आने के बाद सो गए, जिसके कारण हम दोनों के बीच जो पति और पत्नी का जो रस्म होता है वह पूरा नहीं होता है हुआ है, तो आज मैं चाहती हूँ कि मिल के पूरा कर लें। उसके बाद दोस्तों जब पंकज अपनी पत्नी चांदनी की इन बातों को सुनता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि अरे अगर यदि पहली रात वो अपनी पत्नी के साथ रस्म नहीं निभाया तो भाले किसके साथ निभा लिया। अब ये वह सोच के मन ही मन घबराने लगता है कि आखिरकार वो रात में गया था तो किसके पास गया था। अब दोस्तों उसके मन में काफ़ी ज़्यादा बेचैनी होने लगता है इस बात को जानने के लिए कि आखिरकार वह पहली रात किसके साथ बिता आया
उसके बाद दोस्तों चांदनी पंकज की ओर देखने लगती है और पंकज भी चांदनी की ओर देखने लगता है। फिर दोस्तों देखते ही देखते दोनों पति पत्नी एक हो जाते हैं और अपनी रस्म पूरा करने लगते हैं। और फिर दोस्तों एक दो बार ये अपना रस्म पूरा करके गहरी नींद में सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब सुबह होता है और जब पंकज का नींद खुलता है तो वो फिर से सोचने लगता है कि आखिरकार यार वो पहली रात किसके पास चला गया था। वो अपने आप को कोसने लगता है कि यार पीना खाना भी गलत है, और यदि शायद वो अपने यार दोस्त के साथ इतना पिया खाया नहीं होता तो उसके साथ ये घटना नहीं घटती। फिर दोस्तों ये मन ही मन इसी सवाल का जवाब ढूंढने में लग जाता है। और जब इसी तरह से जो सुषमा देवी थी उसको अपने बेटी के घर पर रहते हुए लगभग एक सप्ताह का समय बीत जाता है, तो एक दिन जो सुषमा देवी थी वो अपने बेटी और दामाद के साथ बैठ के बातें कर रही थी। उसी दरमियान जो पंकज था दोस्तों उसको एक ऐसा सुगंध मिलता है जिस सुगंध को सूंघने के बाद उसको पक्का यकीन हो जाता है कि उस रात वो अपने सास के ही कमरे में गया था। क्योंकि दोस्तों जब वो अपने सास के साथ कार्यक्रम कर रहा था ठीक उसी दौरान जो उसकी सास थी वो एक विचित्र प्रकार का सेंट लगाए हुए थे, जिस सेंट के सुगंध से वो समझ जाता है कि उस रात कोई और नहीं उसकी सास ही थी। फिर दोस्तों कुछ देर तक सुषमा देवी जो थी वो अपने बेटी और दामाद के साथ बात करके किचन घर में चाय बनाने के लिए चली जाती हैं। तो जो पंकज था वो भी पीछे पीछे चला जाता है और जाने के बाद दोस्तों पीछे खड़ा होकर के अपनी सास की सुगंध को सूंघने लगता है। तब वो अपनी सास सुषमा देवी से कहने लगता है कि सासू माँ मुझे एक बात बताइए, पहली रात आप कहाँ पर सोई हुई थी। अब दोस्तों जो उसकी सास थी सुषमा देवी वो थोड़ा संकोच करती है और विचार करने लगती है कि मैं दामाद को बताऊं या ना बताऊं, लेकिन वह बोलताती है कि मैं अपनी बेटी के ठीक बगल वाले कमरे में सोई हुई थी। फिर उसके बाद पंकज पूछता है कि अब आप तब ये भी बता दीजिए कि उस रात क्या हुआ था। फिर दोस्तों जो सुषमा देवी थी वो अपने दामाद को सारी बात बताती है और कहती है कि दामाद जी आप इतना ज़्यादा पी लिए थे कि आपको शुद्ध बुद्ध ही नहीं था कि आपको कहाँ जाना है और आप किसके साथ क्या कर रहे हैं, जिस मौके का फायदा उठाकर मैं आपसे तर गई। अब दोस्तों जब पंकज अपनी सास की इन बातों को सुनता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाता है और अपने आप को कोसने लगता है कि आखिर ये मुझसे क्या हो गया, सास के साथ ये सब नहीं करना चाहिए लेकिन अब गलती से हो गया है। फिर दोस्तों वो अपनी सास से इस काम के लिए माफ़ी मांगता है। तो सुषमा देवी पंकज से कहने लगती है कि अरे दमादी इसमें माफ़ी की क्या बात है, मैं भी तो यही चाहती थी क्योंकि चांदनी मेरी इकलौती बेटी थी और इकलौती बेटी के नामे मेरा दामाद में कुछ तो हक तो बनता ही है। मेरा पति बहुत समय चल बसा था जिसके कारण मैं सारी इच्छाएं जरूरत अधूरी थी और मैं उन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई नज़दीकी करीबी इंसान का इंतजार कर रही थी। और अब जाके आप मिले हैं तो मैं सोची कि क्यों ना घर की बात घर में ही रह जाए और आप मेरी बेटी के साथ साथ मेरी भी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों जो पंकज था अपनी सास सुषमा देवी की इन बातों को सुनता है तो उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वह सोचता है कि चलो एक से भला दो, और यदि मेरी किस्मत में दो ही लिखे हैं तो बाकी इन्हें कौन टाल सकता है। फिर दोस्तों अब वह यही सब सोच के उस दिन के बाद से वह अपनी सास और उसकी बेटी चांदनी दोनों को ही खुश करने लगता है। लेकिन दोस्तों जो चांदनी थी उसको इस काम के बारे में पता नहीं था कि जो उसका पति है रात में उसके माँ के कमरे में भी जाता है। और फिर दोस्तों एक दिन की बात है, रात के समय में जब पंकज और सुषमा देवी जो थे एक दूसरे के साथ कार्यक्रम कर रहे थे, इसी दौरान जो अचानक से चांदनी जो थी वो उनकी कमरे में आ जाती है और जब आती है और इन दोनों को ऐसा काम करते हुए देखती है उसके बाद दोस्तों वो अपने माँ और पति दोनों से काफ़ी ज़्यादा नाराज हो जाती है और अपने माँ को कहने लगती है कि माँ मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने दामाद के साथ ये सब काम करोगी। फिर दोस्तों जो सुषमा देवी थी वो अपनी बेटी चांदनी को समझाती है कि बेटी इसमें बुराई क्या है, ये दामाद जी हैं और यदि हमें ये दोनों पसंद है तो भला क्यों नहीं हो सकता और यदि तुम चाहो तो। उसके बाद दोस्तों जो चांदनी थी वो अपनी माँ सुषमा को समझाती है और कहती है कि माँ दामाद बेटा समान होता है, सास और दामाद का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता माना जाता है, इसलिए अब तुम ये सब काम अपने साथ करके समाज को गंदा मत करो और तुम दोनों की ये बात घर से बाहर जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे, तुम लोगों के बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो सुषमा देवी थी वो अपनी चांदनी बेटी की बातों पर अमल करती है और काफ़ी गहराई से सोचती है कि जो भी उसने अपने दामाद के साथ किया वो बहुत ही गलत किया। इसके बाद दोस्तों उसको अपने किए पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वह अपनी बेटी और दामाद से कहती है कि दामाद जी यदि हो सके तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने जो कुछ भी आप लोगों के साथ किया बहुत गलत किया, इसलिए अब मेरा इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं होता है। फिर दोस्तों वह अपने बेटी और दामाद को आशीर्वाद देके घर से चली जाती है। तो दोस्तों आज की कहानी बस यहीं तक थी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को दिल दुखाना, आहत करना या परेशान करना नहीं था, सिर्फ जागरूक और सचेत करने के लिए बनाया गया है ताकि दोस्तों समाज में कोई भी व्यक्ति ऐसा काम ना करे। समाज साफ सुथरा रहेगा तो आगे का भविष्य भी साफ सुथरा रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।